तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास एलिमेंट है ना वो सारे, अगर जैसे पहले मैंने आपको कहा कि जितने ज्यादा आप यूज कर रहे होते हैं उतने ज्यादा फिर आपको उनकी प्रैक्टिस हो जाती है और फिर आपको याद हो जाते हैं। अगर आपको कुछ याद नहीं भी है तो आप सिंपली डब्ल्यूसी स्कूल में चले जाएं या एमडीसी लाइब्रेरी में चले जाएं और वहां से जाके किसी भी कोड को निकालें और उस कोड को निकाल के उस कोड के उस एलिमेंट के रेलिवेंट जितनी भी आपके पॉसिबल प्रॉपर्टीज वगैरह हैं वो आपको मिल जाएगी। जैसे ये मैंने टेबल किया एचटीएमएल टेबल, और एचटीएमएल टेबल के नीचे आपको एग्जांपल भी मिल गई और टेबल सेल की डेफिनेशन बता दी उसने। और साथ ही उसके बाद आपको यहाँ पे ये भी जो उसके टैग्स हैं वो सारे यहाँ पे बता दिए, उसके रेलिवेंट टैग। आपने करना क्या है कि आप टैग को यूज करें और टैग को यूज करके आपको प्रैक्टिस पता चल जाएगी कि वो कैसे अप्लाई हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी डिजाइन किया वो उसमें कोई हमारे सामने विजिबल चीज नहीं है सच्चाई। जैसे अगर आप जब ये लेआउट भी हम लोग देखें तो ये लेआउट प्रॉपर एक बना हुआ नजर आ रहा है। राइट राइट बार है, लेफ्ट साइड पे लिस्ट बनी हुई है, ऊपर मेन्यू बना हुआ है, एक लोगो नजर आ रहा है। तो हमने जितना भी काम किया वो सारा जस्ट प्लेन डाटा था। तो इसको भी अगर आप पेज सोर्स में जाकर देखें तो ये भी आपका पेज प्लेन डाटा ही है। लेकिन इस प्लेन डाटा के साथ हम ऐड करते हैं सी एस एस। सी एस एस से ऐड करके फिर हम इसमें स्टाइल और जितने भी कलर आ रहे हैं और फिर अरेंजमेंट वगैरह हो रही है वो सारी सी एस एस के जरिए से होती है। तो हम लोगों ने अभी जो किया भी था, जब हमने लास्ट लेक्चर में किया था तो उसमें हमने ये किया था कि जैसे ये जो हमने स्टाइल लगाया यहाँ पे, स्टाइल के बाद अगर आप देखें तो स्टाइल से ऑनवर्ड ये सारा बेसिकली सी एस एस है। हमने सी एस एस के जरिए स्टाइल अप्लाई किया, उसे बताया कि बैकग्राउंड कलर आप ये रखें, कलर ये रखें, उसमें बॉर्डर इस तरह का लगाएं और उसके बाद पैडिंग वगैरह इस तरह से दें। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम सी एस एस स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया था, इसको एक दफा हम ब्राउज कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा कोड था। इस कोड का अगर प्रीव्यू आपने देखना हो तो ये प्रीव्यू था हमारे पास, ये कैसे नजर आ रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड करते हैं, हमने आई फ्रेम वगैरह जो इंसर्ट किए थे वो रिमूव कर देते हैं और इसको प्लेन थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे आ गया लेक्चर 2, इसको हम कर देते हैं लेक्चर 3। एंड नेव आ गया, उसके बाद आई फ्रेम, आई फ्रेम में यूट्यूब था और इसी तरह से फॉर्म लगाया था हमने, इसलिए यहाँ पर आपका, यहाँ से आप इसको वर्ड रैप भी कर लें। तो ये आई फ्रेम आ गया जी, इसको डिलीट कर देते हैं। एक आई फ्रेम हमारे पास ये वाला है, इसको रिमूव करके यहाँ से इसको चेक करते हैं। तो ये अब हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ से, क्योंकि हमने स्टाइल्स को समझना है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं स्ट्रक्चर। ये जो यूएल थे इसको भी रिमूव करेंगे, नव को भी रिमूव कर देंगे और यहाँ से डिव आ गई, डिव में फॉर्म था, फॉर्म को भी रिमूव कर दें और ये आपका आ गया यहाँ पे टेबल, और टेबल को भी हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पे डिव आ गई, इस डिव को आप चेक कर लें। ठीक है, ये डिव आ गई। दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, इसको यहाँ से कट करें। तो ये हमने प्लेन एक जो है ना लिख दी। अब ये देखें सिंपल एक डिव कंटेनर जो है ना वो है, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ कंटेनर है। तो इसमें अब आप के स्टाइल जो अप्लाई होने हैं वो सबसे पहले तो स्टाइल आपके होते हैं कि आप एलिमेंट के ऊपर लगाते हैं स्टाइल। जब भी आप एलिमेंट के ऊपर स्टाइल लगाते हैं ना तो वो आप एलिमेंट का ये जो लास्ट है ना ब्रैकेट, इसमें स्पेस डालते हैं, यहाँ पे आप कोड डालते हैं स्टाइल। आप बता रहे हैं कि जी मैं स्टाइल ऐड करने जा रहा हूँ और उसके बाद आप जितने भी स्टाइल होंगे वो उसके अंदर ऐड करें। कोई भी स्टाइल होगा उसका आप पहले स्टाइल की डेफिनेशन होगी। इसी तरह से जैसे हमने HTML खोला था, यहाँ से हम CSS का भी खोल लेते हैं, W3 CSS, ताकि उससे भी हम इसको हम कर लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे आ गया आपके पास CSS का भी। तो इसको हम यहाँ से करने जा रहे हैं, स्टाइल आ गया जी। स्टाइल में सबसे पहले आप उसे कहते हैं बैकग्राउंड। अब ये जो बैकग्राउंड है, अब आप यानी कि इट मीन्स कि आप बैकग्राउंड के ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो ये जो बैकग्राउंड है
इसमें जैसे ही मैंने उसको बैकग्राउंड एंटर किया तो देखें उसमें बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, ये सारी प्रॉपर्टीज आ गई। बैकग्राउंड कलर ये सिलेक्ट कर लें। अब आप इसको सेव करें और यहाँ से देखें तो बैकग्राउंड कलर आपका अप्लाई हो गया। अब बैकग्राउंड के ऊपर फिर और आपकी आ गई यहाँ से जी कलर। कलर आपने क्या किया, अप्लाई FF, ये वाइट कलर आपने अप्लाई कर दिया। इसको रिफ्रेश कर लें F5। देन उसके बाद अब आपने क्या किया, पैडिंग, पैडिंग यानी कि कंटेनर का अंदर से फासला, ये आपने 50 पिक्सल रखा। अब ये आपका इस तरह से आ गया। अब आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं, आप टेक्स्ट अलाइन करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन आपने किया सेंटर। सेंटर जब आपने किया तो टेक्स्ट आपका सेंटर में चला गया। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है बॉर्डर रेडियस की। जब आप बॉर्डर रेडियस करते हैं यहाँ से करें तो वो चारों कोनों को लेगा। पहले टॉप राइट, फिर बॉटम राइट, फिर लेफ्ट बॉटम, और फिर लेफ्ट टॉप। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ 10 पिक्सल। अगर मैं 10 पिक्सल लगाता हूँ तो चारों कोनों से जो है ना वो देखें कर्व हो गया बॉर्डर जो है आपका। तो ये सारी क्या कर रहा हूँ मैं, CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहा हूँ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंगे आप उसके ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पैडिंग आ गई। पैडिंग के बाद मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं 10 पिक्सल करूँ तो इसका मतलब है कि ये ऊपर लग गया, बाकी 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, चार कोने हो गए। मैंने एक कोने के ऊपर लगाया, बाकी नहीं लगाया, तो देखें एक कोना हो गया, बाकी कोने नहीं हुए। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, आप CSS की प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करते हैं। हम यहाँ से इसको फुल रखते हैं। अच्छा, अब इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम यहाँ से दिस इज बॉक्स नंबर 1, इसको डिव को कॉपी करें, आप डिव को यहाँ से पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको चेंज कर दें, यहाँ से इसको कलर दे दें ग्रेइश, और इसको कलर दे दें दूसरा। इसके बाद यहाँ पे आप, यहाँ पर भी आप इसको कोई अगर कलर अप्लाई करें तो बैकग्राउंड कलर, तो आप यहाँ से FF0 लगा दें, वाइट ही रहने दें। उसके बाद इसको ब्लैक रहने दें और यहाँ पे FF0 लगा दें। तो जैसा कि आपको अंदाजा है ये कलर अप्लाई हो चुके होंगे, ये कलर आपके सारे अप्लाई हो गए। अब इनमें क्या है कि अभी बॉर्डर नहीं है। अच्छा, अब ये जो हम स्टाइल लगाते हैं ना, तो अभी मैंने आपको जो स्टाइल लगा के दिखाया, ये इसको कहते हैं इनलाइन स्टाइल। ये हमारे इनलाइन स्टाइल हैं, यानी कि हमने डायरेक्ट एलिमेंट के ऊपर लगाए हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप पेज पे भी स्टाइल लगा सकते हैं। पेज पे जो स्टाइल लगाएंगे वो सब पूरे उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप अलग से एक स्टाइल शीट बना के उसका भी लिंक लगा सकते हैं। तो हम उसको लगा के देखते हैं ताकि वो हमारा थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने फर्ज करें कि मैं यहाँ से लगाता हूँ, इधर मैं लगाता हूँ, जब आपने पेज लेवल पे स्टाइल लगाने हैं तो वो इस तरह से आपके होंगे स्टाइल, इस तरह से। यानी कि अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सारे स्टाइल बताएंगे। अब फर्ज करें कि मैं ये वाले स्टाइल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये सारे, ये स्टाइल में सारे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, और इन स्टाइल्स को मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर हमारे और जो भी है हमारा उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो ये स्टाइल हमने यहाँ पे इनको अप्लाई किया, हम यहाँ पे। अच्छा, अभी इसमें आपको थोड़ा सा शायद जहन में ये सवाल आ रहा हो कि ये, अब ये कैसे पता लगेगा कि पेज में तो एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्स हैं आपके, ये स्टाइल किसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, फिर उसके लिए आप लगाते हैं स्टाइल को आइडेंटिफायर, स्टाइल को पहचानने के लिए। वो जो आइडेंटिफायर होता है वो यहाँ पर हम देते हैं। अब मैं इसको कहने लगा हूँ डिव क्लास, यहाँ पे इसको मैं क्लास एक लगाने लगा हूँ, और उसको मैं नाम देता हूँ कोई भी नाम, बॉक्स। इसको मैंने स्टाइल लगा दिया बॉक्स।
अब जब मैं यहाँ से स्टाइल ये वाले जो अप्लाई करूंगा, यहाँ से मैं कहता हूँ कि मैं ये जो स्टाइल लगाना चाह रहा हूँ ये किसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, बॉक्स के ऊपर। जब भी आपने किसी क्लास के ऊपर स्टाइल लगाना है तो वो डॉट लगेगा, पहले डॉट आगे क्लास का नाम। अब आपने ये सारे स्टाइल पेस्ट कर दिए, यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स जिनमें क्लास बॉक्स होगी उनके ऊपर ये स्टाइल लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम ये सारा जो है ना ये रिमूव कर देते हैं स्टाइल। इनलाइन स्टाइल हम रिमूव कर रहे हैं, हम जो है ना अब सबको लगा रहे हैं क्लासेस। ये हमने रिमूव कर दिया, क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस। तो हमने लगा दिए सारे स्टाइल। इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, देखें सबके ऊपर वो अप्लाई हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर जाके ना यहाँ पे मैं मार्जिन भी लगा देता हूँ, मार्जिन लगाता हूँ 10 पिक्सल। ये मैंने मार्जिन लगाया है 10 पिक्सल का, तो वो सबके ऊपर अप्लाई हो गया। अब अगर मैं यहाँ से जाके बैकग्राउंड कलर ब्लैक की बजाय एफ एफ ई कर देता हूँ, और इसको जो है ना 000 कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से देखता हूँ तो ये सबका स्टाइल वो हो गया। तो ये आपने क्या किया, क्लास के ऊपर आपने स्टाइल लगाया। अच्छा, आप पूरे एलिमेंट के ऊपर भी स्टाइल लगा सकते हैं। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे अब जिस भी एलिमेंट को वो देंगे कोड, ये वाला क्लास देंगे, वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फर्ज करें यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम करते हैं अब इसको तो, क्योंकि हमें फिर क्लास नहीं लगानी चाहिए ना, ताकि ये खत्म हो जाए। डिव के अंदर हम एक बनाते हैं पैराग्राफ। ओके, आई एम जस्ट चेकिंग इफ क्लास एलिमेंट क्लास स्टाइल्स applied get applied to this element or not। अब मैं क्या करूंगा, पी के जो है ना ओपन करके यहाँ क्लास लगाऊंगा। तो अब मैंने डिव पे तो क्लास नहीं लगाई, तो देखने में इफेक्ट बिल्कुल मिलता जुलता ही होगा, कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि डिव को तो कलर हमने कोई लगाया ही नहीं हुआ। अगर आप लगा डिफरेंट देखना चाह रहे हैं डिव का, तो यहाँ पर आप इसको स्टाइल अलग लगाएं, इसको लगाएं बैकग्राउंड कलर, वो येलो है तो इसको लगा दें आप ब्लैक। ये आपने लगा दिया ब्लैक कलर, और साथ ही आपने इसको मार्जिन दे दिया 5 पिक्सल का। अब आप देखें तो क्या होगा, डिव का स्टाइल होगा, डिव फिल होगी ब्लैक, और उसमें मार्जिन होगा 5 पिक्सल का चारों साइडों से। और जो पेज वाला एलिमेंट है, पी एलिमेंट है, उसके ऊपर होगी बॉक्स क्लास, तो अंदर येलो होगा और बाहर एक बॉर्डर सा बन जाएगा ब्लैक कलर का। ठीक है, तो आपका बॉर्डर बन गया। तो बॉर्डर के ऊपर अभी क्योंकि हमने रेडियस नहीं लगाया, इस वजह से वो नहीं शो कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने दो तरह के स्टाइल देखे, एक हमने पेज लेवल स्टाइल एक हमने स्टाइल देखा जो कि क्लास आप करते हैं, क्लास सॉरी पे एलिमेंट के ऊपर लगाते हैं डायरेक्ट, वो आप करेंगे स्टाइल, आगे जो है स्टाइल आप लगा देंगे। उसके बाद दूसरा आपका होगा कि आप पेज लेवल के ऊपर स्टाइल लगा दें। जब आप पेज लेवल के ऊपर स्टाइल लगाएंगे तो क्या होगा कि वो उसमें फिर आपको उस जिस एलिमेंट के ऊपर स्टाइल लगाना है उसको पहचानना है। उसको पहचानने का एक तरीका ये है कि आप उसको कोई क्लास दे दें। दूसरा तरीका ये है कि अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको खत्म करता हूँ, और ऊपर जाके पेज लेवल में यहाँ पर मैं बॉक्स भी खत्म कर देता हूँ। मैं अब यहाँ पे HTML एलिमेंट भी लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे पी लिखा है ना, तो क्या होगा कि आपका जो है ना HTML जो एलिमेंट है आपका टैग जो है पी, जहां जहां पेज पे पी आएगा ना, पैराग्राफ यूज होगा, वहां वहां जो है ना ये अप्लाई हो जाना चाहिए। तो वो देखो ऊपर वाले सारे बॉक्सेस जो हैं वो खत्म हो गए, नीचे वाले बॉक्स के ऊपर स्टाइल लगा हुआ है। हालांकि नीचे वाले बॉक्स में भी कोई क्लास नहीं। क्यों, अब मैंने डायरेक्ट टैग के ऊपर स्टाइल लगाया। अब मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये फर्ज करें जी, इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे लगाता हूँ,
पी पैराग्राफ, तो उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो एक स्टाइल हो गया जो डायरेक्ट हम टैग के ऊपर लगा रहे हैं, दूसरा स्टाइल हो गया जो हम पेज के ऊपर लगा रहे हैं। जब हमने पेज के ऊपर स्टाइल लगाना है तो फिर हमने जिसके ऊपर स्टाइल लगाना है उसको पहचानना है। उसको पहचानने के लिए एक तरीका हमारे पास है क्लास, एक तरीका हमारे पास है कि हम डायरेक्ट आइडेंटिफायर, डायरेक्ट एलिमेंट का टैग का नाम लिखें और उसके ऊपर स्टाइल लगा दें। पेज में जहां जहां टैग होगा वहां वो जो कलर जो है वो आ जाएगा। तो अब इसमें अच्छा अभी आप ये देखें तो इसमें क्या हुआ कि कोड देखें कम हो जाता है। अब अगर आप फर्ज करें बहुत लंबा कोड लिख रहे हैं और हर एक के ऊपर आप चेंज कर ये लगा रहे हैं, तो हर div के ऊपर आपको ये लगाना पड़ता है। और फर्ज करने के बाद में आपको जरूरत पड़ती कि जो जहां पे येलो कलर था उसकी जगह रेड कर देते, तो फिर आपको क्या करना पड़ता? अगर 100 जगह पे आपने ये एलिमेंट लगाया था तो 100 जगह पे जाकर चेंज करना पड़ता। इसका क्या फायदा? यहाँ पर जाके आप सिंपली यहाँ पर आप लिखें तो आपका कलर जो है वो पूरा जहां जहां वो एलिमेंट होगा वहां वहां अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये एक और है, उसे कहते हैं आपका आईडी। आईडी जो है ना वो यहाँ पे आप आईडी लिखते हैं और उसको कोई भी नाम दे देते हैं, बॉक्स 1। आईडी किसी एक आईडी यूनिक होता है, एक पेज पे एक आईडी बाय डेफिनेशन एक होना चाहिए, क्योंकि यही आईडी जो है ना बाद में इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए फिर हम उसको यूज करते हैं। तो आप जहां से हम आईडी लगाते हैं, तो आईडी को आप जब कॉल करेंगे तो आप इस तरह से करेंगे बॉक्स 1, और अब आपने क्या किया, यहां पर आपने कलर चेंज कर दी। तो इधर से हम लगाते हैं, इसको क्लास दे देते हैं बॉक्स, और यहां से इसको हम लगा देते हैं 3। ठीक है जी। तो बॉक्स जो क्लास होगी उसमें येलो बैकग्राउंड होगा, बॉक्स जो एलिमेंट होगा, बॉक्स जो आईडी होगा उसमें बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अच्छा अब आप देखें कि क्या होने जा रहा है। इस वक्त आप ये स्टाइल देखें तो आपके पास 4 स्टाइल है। एक के ऊपर आईडी लगा हुआ है, दो के ऊपर क्लास लगी हुई है, एक के ऊपर इनलाइन स्टाइल लगा हुआ है, और एक के अंदर पैराग्राफ है। तो इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। तो अब देखें, थोड़ा सा नोटिस करने के लिए ना आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। वो ये है कि पहला जो बॉक्स था ना, जिसका जिस पे आईडी लगा हुआ था, उस पे क्या हुआ, उस पे पहला जो बॉक्स बॉक्स था जिस पे आईडी लगा हुआ था उस पे ये हुआ कि सिर्फ ये अप्लाई हुआ है, ऊपर वाला नहीं अप्लाई हुआ। तो अगर मैं इसको यहां से क्लास भी लगा दूं ना, क्लास बॉक्स, तो अब ये क्या करेगा, दोनों के स्टाइल जो है ना वो मिक्स कर देगा, दोनों के स्टाइल मिक्स हो जाएंगे। लेकिन जो स्टाइल बाद में दिया होगा ना वो अहमियत ले जाएगा। जैसे बॉक्स वाला क्लास अगर आप देखें तो उसमें बैकग्राउंड येलो है, तो मैंने तो दोनों स्टाइल लगाए, नीचे मैंने बैकग्राउंड लगा दिया थोड़ा ग्रेइश, तो कौन सा बैक कलर अप्लाई होगा? बैकग्राउंड जो बॉक्स 1 वाला है, 333 वाला, वो अप्लाई होगा क्योंकि वो बाद में आ रहा है। इसको हम यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या सही है। तो अब देखें स्टाइल सारे वो आ गए, टेक्स्ट भी सेंटर हो गया, बाकी सब कुछ भी हो गया, बॉक्स की पैडिंग भी उतनी आ गई, कॉर्नर भी रेडियस हो गए, राउंड हो गए, लेकिन कलर जो है ना वो दूसरा अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ सीएसएस को जो है ना वो मिक्स कर सकते हैं। आप इस तरह से क्या क्या कर सकते हैं, आप जैसे ये भी कर सकते हैं कि आप जब थीम बनाते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक बना लें, अब आप थीम बना रहे हैं, जब आप थीम बनाते हैं, जैसे आप किसी भी वेबसाइट को देखें, तो लेट सपोज इसको ही देख लेते हैं, अगर हम leaders.com.pk को देखें अगर, तो यहाँ पे आपको जो थीम कलर मिलेगा ना, प्राइमरी कलर, वो आपको मिलेगा ब्लू। तो अब आपके आपके लिए क्या है कि ब्लू वाला कलर तो आपने तकरीबन हर जगह यूज करना है, आपने यहाँ पे भी यूज करना है, यहाँ पे भी यूज करना है, यहाँ पर भी यूज करना है। तो अब एक ऑप्शन तो ये है कि आप क्या करें, क्लासें डिफाइन करते जाएं या एलिमेंट डिफाइन करते जाएं और लगाते जाएं। दूसरा ये है कि आप अपने हर पेज के जो
है ना रीयूजेबल एलिमेंट, उनको एक क्लास लगा दे। जैसे यहां से हम लगाते हैं इसको प्राइमरी कलर, इसको सॉरी इसको हम यहाँ से क्लास लगाई प्राइमरी कलर की। प्राइमरी कलर में हमने उसे कह दिया कि जी बैकग्राउंड ब्लू, बैकग्राउंड ब्लू, और यहां से कलर जो है वो हमने कह दिया व्हाइट। तो अब क्या करेंगे, हम अपने तमाम जो भी एलिमेंट होंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ से प्राइमरी कलर ऐड कर देंगे। तो सिंपली क्या होगा कि वो जो मेरी वेबसाइट का प्राइमरी कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। फर्ज करेंगे मुझे वेबसाइट का प्राइमरी कलर चेंज करना पड़ेगा, तो जाके एक जगह लिखूंगा, पूरी वेबसाइट के ऊपर जो चेंज कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या प्राइमरी कलर अप्लाई हुआ। तो अगर प्राइमरी कलर यहाँ से देखते हैं कि अप्लाई हुआ है कि नहीं, तो प्राइमरी कलर अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि प्राइमरी कलर यहाँ पे प्राइमरी कलर तो ये है, तो प्राइमरी कलर यहाँ पे क्यों अप्लाई नहीं हुआ। तो आप एक मिनट के लिए सोचिए कि प्राइमरी कलर क्यों अप्लाई नहीं हुआ। तो ये जो प्राइमरी कलर वाली क्लास है ये अप्लाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि सीएसएस होता है, जैसे जैसे पेज लोड हो रही है वैसे वैसे वो अप्लाई होती है। जब पेज लोड हुआ तो सबसे पहले प्राइमरी कलर लोड हुआ, इसके ऊपर लगा हुआ था प्राइमरी कलर क्लास, तो उसने लगा दिया ब्लू। जैसे ही पेज मजीद लोड हुआ तो समझ लें कि यहाँ पे बॉक्स भी आ गई, तो बॉक्स क्या हुआ, बॉक्स में येलो बैकग्राउंड हो गया। फिर जब मजीद लोड हुआ तो बॉक्स वन जो था आईडी, उस पर कलर लगा हुआ था 333, तो वो अप्लाई हो गया। तो इसलिए जो सबसे एंड वाला कोड होगा वो आपका जो है ना वो फाइनल एप्लीकेशन होगी।